सो हाय एवरीवन, मैं अमित मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल। इससे पहले जो हमारी चर्चा हो रही थी मेनली वो हम इस इतिहास पे डिस्कस किया था हमने, और इसके बाद हमारा जो टॉपिक कंप्लीट हुआ है उसमें हमने देखा था राइज ऑफ इस्लाम, इस्लाम का उदय। मेनली हमने अपने इससे पहले वाली क्लासेस में समझा है कि मुस्लिम कौन थे, कहाँ से आए, इनका ओरिजिन क्या था, कब क्यों कैसे, कंप्लीट डिटेल्स हमने इससे पहले वाली अपनी 2 क्लासेस में देख ली है। ठीक है, अब हम सभी को मालूम है कि मिडाइवल हिस्ट्री जो आपका कंप्लीट पोर्शन है इसमें हमें मुस्लिम आक्रमणकारियों के बारे में पढ़ना होता है। क्लियर है? अब भैया हमें यह तो मालूम है कि इस्लाम धर्म का जो उदय हुआ है वो सऊदी अरेबिया में हुआ है। ठीक है, कब क्यों कैसे हुआ वो हम इससे पहले वाली क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इस्लाम धर्म के लोग भारत में कैसे आते हैं हम आज की चर्चा वहीं से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा भारत पर मुस्लिम आक्रमण। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक इस्लाम धर्म का उदय कंप्लीट हो गया है, और जो आज का मेनली जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत पर मुस्लिम आक्रमण। ठीक है, मुस्लिम आक्रमण। तो हम सभी को पता है कि भैया कई सारे आक्रमणकारी भारत में आए। किसी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा, किसी ने सिंध को जीता, किसी ने भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी, किसी ने मुगल साम्राज्य की। तो इसका क्रम स्टार्ट कहाँ से होता है, तो आज हम उसी टॉपिक पर प्रकाश डालेंगे। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक है भारत पर मुस्लिम आक्रमण। देखो, जो मुस्लिम है ये भी कई सारे फेसिस में बटे हुए हैं। किसी को तुर्की या तुर्की से रिलेटेड मुस्लिम बोला जाता है, किसी को अरब देश के मुस्लिम बोला जाता है, किसी को अफगान देश के मुस्लिम बोला जाता है। ठीक है, तो मुस्लिम कई सारी कम्युनिटीज़ में डिवाइड है। जैसे कि हम हिंदुस्तानी हैं, ठीक है, तो इसी प्रकार जैसे कि तुर्क यानी कि तुर्की में रहने वाले जो भी मुस्लिम था उनको तुर्क बोला गया, अरब देश में रहने वाले मुस्लिमों को अरबी बोला गया, अफगान में रहने वाले मुस्लिमों को अफगानी बोला गया। ठीक है, तो भारत में जो सीक्वेंस है मुस्लिम आक्रमण का वो 3 पार्ट्स में भारत पर मुस्लिम आक्रमण हुए। सबसे पहले तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फर्स्ट जो है भारत पे जिन मुस्लिम लोगों ने अटैक किया था वो थे अरबी, यानी कि अरब रीजन से रिलेटेड थे। इसके बाद भारत पे जो मुस्लिम अटैक होता है वो तुर्की लोगों द्वारा होता है, यानी कि तुर्की में रहने वाले तुर्कों द्वारा। क्लियर है? थर्ड फेज में जो भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण हुआ है उसमें अफगानियों का नाम आता है, अफगानी। ठीक है, क्लियर है? तो अफगानी तो हमें काफ़ी आगे चलकर पढ़ना है। अभी जो हमारा जो टॉपिक का पार्ट रहेगा उसमें मेनली हमें अरब आक्रमणकारियों के बारे में देखना है और सेकंड पे तुर्की आक्रमणकारियों के बारे में देखना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आई होप चीज़ें आपको पीछे वाली क्लास में क्लियर होगी। अगर आप पीछे वाली क्लास अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि पहले पीछे वाली क्लासेस अपनी कवर कर ले, आफ्टर दैट यहाँ से स्टार्ट करें, चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी आपको। तो यहाँ पे हो गया कि भैया मुस्लिम आक्रमण 3 फेस में हुआ है भारत पर। पहला आक्रमण जो हुआ है अरब देश में रहने वाले मुसलमानों के द्वारा हुआ है। ठीक है, चलो ठीक है, मुस्लिम आक्रमण हुआ सबको पता है। अब हम कुछ बैकग्राउंड में जाते हैं कि भैया भारत पर मुस्लिम आक्रमण से पहले जो मुस्लिम लोग थे, यानी कि जो सेंट्रल एशिया में जो मुस्लिम स्थापित थे, उनकी कंडीशन क्या थी, मतलब कि वो सर्वाइव किस तरह कर रहे थे अपने रीजन में। ठीक है, तो हम एक मैप ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। ये भारत हो गया और कुछ इस तरह आपका गुजरात वाला रीजन, फिर ये हो जाता है आपका अफ्रीका, और फिर ये रेड सी, और फिर ऊपर फारस की खाड़ी। भारत कुछ इस तरह है, ये हो गया इंडिया और ये हो गया आपका अफ्रीका। यहाँ पे पड़ता है टर्की, यानी कि इसको बोलते हैं तुर्क, और ये कंप्लीट रीजन आपका सेंट्रल एशिया वाला रीजन है। ऊपर पड़ता है यूरोप। ठीक है, ये हो गया आपका यूरोप।
अब भारत में मुस्लिम आगमन से पूर्व भारत और सेंट्रल एशिया के बीच जो संपर्क था वो स्थल मार्ग से और समुद्री मार्गों से संपर्क था। स्थल मार्ग यानी कि इस रीजन से मुसलमान भारत में आते जाते रहते थे, ठीक है। अब इसी प्रकार कुछ समुद्री रास्ते भी थे, जैसे कि आपके अरब सागर से होकर भारत आने का मार्ग लोगों को पता था, और ये कनेक्टिविटी थी, ये स्थल मार्ग था, इराक पाकिस्तान से होते हुए भारत, और ये आपका अरब ओशियन, ठीक है। तो भारत और अरबों के बीच स्थल और समुद्री दोनों मार्गों से संपर्क स्थापित थे। अरब लोग भारत में क्या करने आते थे? मेनली जो अरब यात्री थे उनका भारत में मुख्य पेशा होता था व्यापार करना। उनके पास बड़े बड़े जहाज होते थे और उनका जो मेन काम होता था भारतीय राज्यों के साथ व्यापार करना। और ये क्या होता था, जब मानसून का आगमन होता है तो मानसून के साथ ये भारत में एंटर होते हैं और भारत से जो गुड्स होते हैं इनको भारत से ले जाते हैं सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया जैसे ही ये सामान ले जाते हैं इसको आगे भेज दिया जाता है यूरोप में, ठीक है। तो मुसलमानों के जीवन यापन का जो मेन आधार था वो था व्यापार। और इससे अलग बात करें कि हम सेंट्रल एशिया में मुस्लिम कम्युनिटी उस टाइम पे थी कैसी, मेनली यहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटी थी वो कबीलों में विभाजित थी, कबीलों में विभाजित। सभी को पता है कि सेंट्रल एशिया में मेनली क्रॉप्स का प्रोडक्शन नाम मात्र का होता है। वहाँ पर जो प्रोडक्ट उत्पादित हो रहे हैं उसमें मेनली ड्राई फ्रूट्स का नाम आता है। इसके अलावा वहाँ पर जो अधिकतम भूभाग है वो मेनली रेगिस्तानी है। अब रेगिस्तानी होने के कारण वहाँ पर किसी भी प्रकार के संसाधन मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब सेंट्रल एशिया की जो अभी समृद्धि का कारण है वो मेनली मैं बता दूँ वो है ऑयल। ये भी 19वीं शताब्दी में खोजा गया। तो 19वीं शताब्दी से पहले जो सेंट्रल एशिया था काफ़ी तंगी हालत में था, ठीक है। हम इसको सिंपल वर्डों में बोल सकते हैं बिल्कुल भूखे नंगा टाइप का, ठीक है। अब इनका जो मुख्य पेशा था भारत आना और भारत से सामान लेकर उसको यूरोप में ट्रांसफ़र करना और जो मुनाफा हो, तो इस तरह अपना जीवन यापन करते थे। अब भैया इसी व्यापार के बीच में एक घटना घटित होती है भारत और यूरोप के बीच में, ठीक है। उसको समझने का प्रयास करते हैं हम आगे। मैं इसको रफ कर रहा हूँ। देखो होता क्या है, खलीफा, इससे पहले वाले टॉपिक में हमने सबने पढ़ा है खलीफा कौन थे। खलीफा पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद इस्लाम धर्म के सबसे बड़े नेता थे। सभी मुस्लिम लोगों की उनमें आस्था थी, ठीक है। अब मेनली ये अरब कंट्री में बैठते थे, कौन? खलीफा। सभी मुस्लिम लोगों की इनमें आस्था होती थी, यानी कि ये थे इस्लामिक धार्मिक गुरु। चूँकि भारत के साथ समुद्री रास्ते से संपर्क स्थापित थे किसके? अरब कंट्रीज़ के। तो होता क्या है कि भारत से नीचे एक कंट्री पड़ती है छोटी सी जिसको बोला जाता है श्रीलंका। अब होता क्या है कि श्रीलंका का शासक जो रहता है ये खलीफा जो उस टाइम पे करंट में रहते हैं वो रहते हैं वालिद। अब खलीफा वालिद को श्रीलंका के शासक ने कुछ उपहार भेजा था, ठीक है, उपहार भेजा था। चलो उपहार तक तो क्लियर है। अब ऊपर समझते हैं हम पाकिस्तान वाले रीजन में एक छोटा सा एरिया है जिसको बोला जाता है सिंध। अब सिंध का भी इम्पोर्टेंस है। अब सिंध के बारे में क्या पढ़ना है हमें, हम वो क्लियर कर लेते हैं। मैं यहाँ से अलग से लिख रहा हूँ सिंध। अब सिंध में मेनली जो शासक थे उस टाइम पे, शासक थे उनका नाम था दाहिर, ठीक है। और जो सिंध में जो वंश स्थापित था उस टाइम पे उसको बोलते हैं ब्राह्मण वंश। ब्राह्मण वंश। अब ब्राह्मण वंश के जो फाउंडर थे उनका नाम है चच, फाउंडर ऑफ ब्राह्मण वंश। और ब्राह्मण वंश से पहले मेनली सिंध में राय वंश का शासन था। राय वंश हमें पढ़ना नहीं है बिकॉज अभी हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट फेस है वो है ओनली ब्राह्मण वंश का। और करंट में जो शासन कर रहे थे यहाँ पर दाहिर, और ब्राह्मण वंश के जो फाउंडर थे वो थे चच। व्यक्ति का नाम है चच, क्लियर है। और इनकी जो राजधानी हुआ करती थी वो होती थी देवल, राजधानी देवल, जो एक बंदरगाह
बंदरगाह वाला, पोर्ट वाला एरिया था, जो कुछ इस तरह गुजरात के साइड में पाकिस्तान वाली रीजन में पड़ता था। ठीक है, अब श्रीलंका के शासक ने खलीफा को उपहार भेजा समुद्री रास्तों से। अब जैसे ही ये उपहार समुद्री रास्ते से देवल के पास से गुजरता है तो यहाँ पर लूट लिया जाता है समुद्री लुटेरों द्वारा। अब इससे हुआ क्या, खलीफा को जो उपहार पहुँचना था वो उसके पास पहुँचा नहीं, और मेनली खलीफा का इससे हुआ है आर्थिक नुकसान, क्योंकि भैया उसके पास उसको भेजा गया उपहार नहीं रिसीव हुआ। ठीक है, अब खलीफा होता है इससे गुस्सा, क्योंकि उसका आर्थिक नुकसान हो रहा है यहाँ पर। अब खलीफा को गुस्सा आता है और खलीफा हट जाने की मांग करता है। किससे? सिंध के शासक दाहिर से। किसकी मांग? हट जाने की मांग। अब दाहिर भी बहुत चालाक होते हैं कि भैया मैंने थोड़ी ना लूटा है, वो तो समुद्री लुटेरों ने लूटा है, आप जाके उनको पकड़ो। तो दाहिर इनको हट जाना देने से क्लियर मना कर देता है। अब खलीफा को और गुस्सा आता है। अब खलीफा करे तो करे क्या? अब खलीफा एक एक्शन लेता है, वो समझना है हमें कि खलीफा आगे चलकर एक्शन क्या लेगा। यहाँ पे पड़ता है ईरान, ठीक है, पाकिस्तान के बाजू में है ईरान, और ईरान का शासक होता है उस टाइम पे अल हज्जाज। अब चूंकि खलीफा में सभी मुस्लिम लोगों की या मुस्लिम शासकों की आस्था होती थी, ठीक है, खलीफा की सभी बातों को मानना सभी शासकों के लिए आवश्यक था। तो खलीफा अल हज्जाज को आदेश देते हैं सिंध पर आक्रमण का कि भैया अल हज्जाज तुम सिंध पर अटैक करके जो भी हमारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करो। अब अल हज्जाज तो भारत में अटैक नहीं करता है, तो अल हज्जाज का एक होता है भतीजा या फिर हम बोल सकते हैं दामाद, क्योंकि ये भतीजा और दामाद दोनों था। कौन था? इनका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। अब हमें क्लियर हो रहा होगा आई होप कि भैया खलीफा ने बोला अल हज्जाज को कि सिंध पर अटैक करो, अल हज्जाज ने बोला कासिम को कि आप करो सिंध पर अटैक। ठीक है, तो अब चेहरा कौन आया हमारे पास? सबसे इंपॉर्टेंट जो करेक्टर है अभी हमारे लिए वो है मोहम्मद बिन कासिम। क्लियर है? अब अल हज्जाज ने जो उसको बोला कि सिंध पर अटैक करो, कासिम आगे चलकर सिंध पर अटैक करेगा। अब सिंध पर अटैक कब करता है, किस डेट में करता है, वो सब हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो भारत में जो पहला आक्रमण हुआ है, यहाँ पर हमें कासिम के बारे में तो पढ़ना है, परंतु हम कुछ देख लेते हैं। छोटा सा एक फैक्ट है कि भैया कासिम के भारत पर अटैक से पूर्व भी भारत पर कई सारे अटैक ऑलरेडी हो चुके थे, जिसमें सबसे मेन नाम आता है खलीफा उमर। खलीफा उमर ये सेकंड नंबर के खलीफा थे। खलीफा कौन है ये सब चीज़ें हमें पता है। खलीफा उमर द्वारा 636 एडी में थाने पर अटैक किया गया था। थाने पर असफल आक्रमण किया गया था। असफल आक्रमण, बिकॉज ये सफल नहीं हुआ तो ये हमारे लिए किसी काम का नहीं है, बट हमें एक फैक्ट के रूप में इस चीज़ को याद रखना है कि भारत पर सबसे पहला अटैक किसके द्वारा हुआ है? खलीफा उमर के द्वारा। परंतु ये जो अटैक था ये क्या था? मेनली असफल। तो इस कारण हिस्ट्री में इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस किसका है हम आगे देखते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। अब मोहम्मद बिन कासिम के बारे में थोड़ा हम बैकग्राउंड देख लेते हैं, इनका इंट्रोडक्शन। अब मोहम्मद बिन कासिम जो थे ये अल हज्जाज के दामाद या फिर हम भतीजा भी बोल सकते हैं, भतीजा थे। ठीक है, इनके द्वारा भारत पर सर्वप्रथम 712 एडी में सिंध पर
आक्रमण करके दाहिर व उसके पुत्र जिसका नाम होता है जयसिंह को पराजित कर सर्वप्रथम सिंध में मुस्लिम सत्ता स्थापित की जाती है, स्थापित की गई। ठीक है, यहां तक हमारा क्लियर है। अल-हज्जाज कौन थे? अल-हज्जाज ने कासिम को आदेश दिया सिंध पर अटैक के लिए। कासिम ने सिंध पर अटैक किया। वो टाइम पीरियड है आपका 712 एडी में। सिंध के शासक कौन थे? दाहिर, और उनका पुत्र कौन था? जयसिंह। इन लोगों को पराजित किया और सिंध में प्रथम मुस्लिम सत्ता स्थापित करी। ठीक है, अब देखो इसी चरण में ना जो कासिम भारत पर अटैक कर रहा है, ये चीज़ हमारे काम की तो नहीं है, बट मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ कि यहाँ पर 3-4 चरणों में अटैक हुए थे भारत पर। जैसे कि पहला था निरुल का किला विजय, इसके बाद था देवल का युद्ध, थर्ड था रावर का युद्ध, और फोर्थ था ब्राह्मणवाद का युद्ध। ये 712 और 713 टाइम पीरियड में हुए हैं और किसके द्वारा किया गया है? कासिम के द्वारा। किसके विरुद्ध किया गया है? सिंध के विरुद्ध। इन्हीं आक्रमणों में तुम्हारे दाहिर और जयसिंह मारे गए, परंतु हमें इन चीज़ों को याद नहीं रखना है, बिकॉज हमारे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है, कासिम द्वारा भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण कब किया गया? 712 में। किसके विरुद्ध किया गया? दाहिर और जयसिंह। चूंकि अब इन दोनों की कहाँ से समाप्ति हो गई है? सिंध से। सिंध किसके कब्जे में आएगा अब? कासिम के। तो सिंध में सत्ता स्थापित हो जाएगी कासिम की। ठीक है, दाहिर और जयसिंह की स्टोरी यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म। अब हमें पढ़ना है ओनली कासिम के बारे में। अब चूंकि सिंध पूरा का पूरा कासिम के पास आ गया, अब कासिम सिंध में कुछ चेंजेस करेगा, बिकॉज वो अब वहाँ का रूलर है। सिंध पर रूल करेगा कौन? कासिम। और कासिम सिंध में बहुत सारे चेंजेस करेगा। तो हम अब आगे देखते हैं कि कासिम ने मेनली सिंध पर विजय स्थापित करने के बाद सिंध में क्या क्या चेंजेस करे। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो ये टॉपिक काफ़ी इजी है, बिल्कुल भी पजल होना नहीं है। इसमें 2-4 पॉइंट्स हैं, की पॉइंट। अगर वो चीज़ें पकड़ में आ जाती हैं तो काफ़ी बेटर रहेगा। उलझना बिल्कुल नहीं है। कौन है दाहिर, कौन है जयसिंह, कौन है कासिम, कौन है खलीफा, भाई यही सब चीज़ें हैं। तात्कालिक कारण क्या है? जहाज की लूट, जो उपहार भेजा था श्रीलंका के शासक ने, किसको? खलीफा को। खलीफा का हो गया नुकसान, खलीफा को गुस्सा आया, खलीफा ने दाहिर को ख़त्म करने के लिए अल-हज्जाज को बोला, अल-हज्जाज ने कासिम को बोला, और कासिम ने फाइनली सिंध पर अटैक करके पूरे सिंध को डिस्ट्रॉय करके अपना शासन स्थापित किया। कहाँ पर? सिंध में। ठीक है, तो यहाँ पर एक कासिम के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण बात है जो एग्ज़ाम्स में काफ़ी पूछी जाती है कि कासिम कौन था? तो कासिम था अरबी। ठीक है, तो 712 में भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम अटैक अरबों द्वारा किया गया था। मुस्लिम आक्रमण अरबों द्वारा किया गया। एग्जाम में आ सकता है कि कासिम कौन थे? 4-5 ऑप्शन दे देगा कि वो अफगानी था, तुर्की था, अरबी था, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या रहेगा? कासिम कौन था? कासिम आपके अरब से रिलेटेड थे, अरबी। तो भारत पे जो पहला आक्रमण हुआ है वो अरबों द्वारा हुआ है। ठीक है, अब चूंकि देखो सिंध पर कासिम का कब्जा हो गया है, तो कासिम वहाँ पर कुछ चेंजेस लाएगा। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग रहेगी देखते हैं हम,
भारत पर अरब आक्रमण का प्रभाव, अरब आक्रमण का प्रभाव। क्योंकि भैया जब सिंध पर मुस्लिम अटैक हुआ और कासिम की सत्ता स्थापित हुई तो कासिम अपने इस्लाम धर्म के अकॉर्डिंग सिंध में कुछ चेंजेस लाएगा। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चेंजेस है वो है जजिया कर, जजिया कर। ठीक है, अब जजिया कर क्या होता है? जजिया कर होता है भैया धार्मिक टैक्स, रिलीजियस टैक्स, धार्मिक कर। ठीक है, जिसे जिसे गैर मुस्लिम व्यक्ति द्वारा, गैर मुस्लिम व्यक्ति द्वारा किसी मुस्लिम राज्य में रहने के लिए देना होता है, किसी मुस्लिम राज्य में रहने के लिए देना होता है, रहने के लिए देना होता है। तो भैया जजिया कर क्यों लागू किया कासिम ने सिंध पर, वो हम समझते हैं। देखो, जो भी मुस्लिम शासक है वो किसी भी क्षेत्र पर अटैक करेगा तो उसका जो उद्देश्य रहेगा, उसका जो लक्ष्य रहेगा, पहला तो रहता है उसका धन की लूट, दूसरा रहता है इस्लाम प्रचार। ठीक है, ऐसे सभी नॉन मुस्लिम व्यक्ति जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते, ये सभी मुस्लिम शासकों का कर्तव्य होता है कि वो सभी गैर मुस्लिम व्यक्तियों को किस में कन्वर्ट कराएं? इस्लाम धर्म में। अगर कोई व्यक्ति इस्लाम धर्म कबूल नहीं करता है तो ये मुस्लिमों की उस टाइम पीरियड में एक पॉलिसी होती थी, उनकी हत्या कर दी जाती थी। तो इस दृष्टि से ना कासिम को हम बोल सकते हैं कि वो थोड़ा दयालु टाइप का था। दयालु तो नहीं बोलेंगे उसको, बट बोल सकते हैं कि लिबरल था, क्योंकि तुर्कों से तुलना की जाती है, हमारे सिलेबस का पार्ट है ये कि तुर्क ज़्यादा सभ्य थे या अरबी ज़्यादा सभ्य थे। तो तुर्कों की तुलना में अरबों को थोड़ा बहुत क्या माना है हमने? लिबरल। तो इस दृष्टि में जब सिंध कासिम के पास आया तो यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन थी और सभी को इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कराना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। किसके लिए? कासिम के लिए। तो कासिम ने एक टैक्स ईजाद किया। उसने बोला कि भैया जो भी नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन है सिंध की, वो हमारे राज्य में रह सकता है, परंतु उसको क्या देना पड़ेगा? एक नियमित टैक्स। और इसी नियमित टैक्स को बोला गया जजिया कर। ठीक है, ये धार्मिक कर था जिसे गैर मुस्लिम व्यक्ति द्वारा किसी भी मुस्लिम राज्य में रहने के लिए देना होता था। ठीक है, इसका आगे हम फैक्ट देख लेते हैं कि भारत में सर्वप्रथम जजिया कर सिंध में लगाया गया। सिंध में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया। बिन कासिम द्वारा लगाया गया। ठीक है, तो ये हमारे लिए फैक्ट है कि भारत का ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाया गया था, वो था हमारा सिंध। किसने लगाया था? कासिम ने। क्यों लगाया था? क्लियर है कि भैया सभी नॉन मुस्लिम व्यक्ति मुस्लिम राज्य में रह सकते हैं अगर वो जजिया कर नियमित रूप से पे करें। क्लियर है? चलो ठीक है, यहाँ तक जजिया कर ये पहला चेंजेस था जो कहाँ पर किया गया? सिंध में। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। अब देखो, चूंकि मुस्लिम व्यक्ति भारत में एंटर हो गए हैं तो अब होता है आगे की जो भारतीय ग्रंथ हैं, भारतीय ग्रंथों का
अरबी फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। अरबी व फारसी भाषा में अनुवाद बड़ी संख्या में हुआ जब मुस्लिम भारत एंटर हुए, अनुवाद किया गया। ठीक है, कौन कौन सी बुक्स का अनुवाद किया गया है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें आपको कई सारी बुक्स का नाम लिया जाता है, जैसे कि बृहस्फुट जो ब्रह्मगुप्त की पुस्तक थी, और इससे अलावा जो खंड खाद्य सिद्धांत, कई सारी बुक्स का नाम लिया जाता है जो अनुवादित की गई इस टाइम पीरियड में, बट वो हमारे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इतना डीप हमारे एग्ज़ाम में यूपीपी और जो एसएससी वाले हैं उनके एग्ज़ाम्स में इतना डीप जाना नहीं है। ठीक है, तो हमें ओनली यहाँ पे ये समझना है ओनली कि भारतीय पुस्तकों का अरबी और फारसी भाषा में अनुवाद किया गया जब मुस्लिम भारत में एंटर हुए। ठीक है, इसके अलावा फिर भारत में ऊँट पालन प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? अरबों द्वारा। इसके अलावा अरबी घोड़े कौन लेके आया था? ये अरब लोग ही लेके आए थे भारत में। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है हमारे लिए, मानसून की खोज किसने करी थी? मानसून की खोज भी अरबों द्वारा की गई थी, अरबों द्वारा की गई। किसके द्वारा? वो अरब व्यक्ति कौन सा था? उसका नाम था हिप्पालस। वैसे ये जो हिप्पालस है ये एंशिएंट टाइम का व्यक्ति है, बट मैंने बता दिया कि जो मानसून की खोज हुई है मेनली वो अरब व्यक्ति द्वारा ही की गई है जिसका नाम था हिप्पालस। अब मानसून क्यों इम्पोर्टेंट है अरबों के लिए? ये रेड सागर, ऊपर फारस की खाड़ी, ये गुजरात वाला पॉइंट, और ये इंडिया, ये अफ्रीका। हमें पता है कि भैया मानसून जो होता है एक स्पेसिफिक हवाओं को ही बोला जाता है मानसून। हमें पता है कि गर्मियों के टाइम पीरियड में अफ्रीका वाले रीजन से कुछ इस तरह हवाएं भारत की ओर चलती हैं। ठीक है, जो साउथ इंडिया के तटों से टकराती है और भारत में क्या करती है? वर्षा करती है। और इसका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है गर्मियों में, जून के आसपास। तो जून के आसपास क्या करते थे अरब वाले लोग? इन मानसूनी हवाओं के सहयोग से पतवारों का यूज़ कर जहाज़ों पर बहुत ही आसानी से हवाओं की हेल्प से भारत तक पहुंच जाते थे। इनका मुख्य कार्य क्या था? भारत के साथ व्यापार। ठीक है, तो भारत के साथ ये व्यापार करते थे नवंबर दिसंबर तक, अक्टूबर नवंबर तक बोल सकते हैं। अब हमें पता है कि भैया मानसून का आगमन भी होता है और मानसून वापस भी जाता है। आगमन होता है जून के आसपास, जिसमें हवाएं अफ्रीका से भारत की ओर चलती हैं, और ठंड वाले मौसम में मानसून की वापसी होती है। मानसून की वापसी के टाइम पे जो हवाओं की जो डायरेक्शन होती है वो भारत से अफ्रीका वाले रीजन में होती है, कुछ इस तरह। तो शीतकाल में क्या करते थे ये लोग? जो भी भारत से व्यापार करते थे उसको नाव में डालते थे और पतवारों की हेल्प से उसको यूरोप तक, सेंट्रल एशिया तक या अफ्रीका तक उसको इजीली पहुंचा देते थे। तो मानसून अरबों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्या थी? खोज थी। किसने की है? हिप्पालस ने। ठीक है, हमारा जजिया कर हो गया, भारतीय पुस्तकों का अनुवाद, ऊँट पालन प्रारंभ, अरबी घोड़े, मानसून की खोज अरबों द्वारा की गई। ठीक है, एक फैक्ट है हमारे लिए कि भैया अरब आक्रमण का उद्देश्य क्या था? अरब आक्रमण का उद्देश्य, इनके दो उद्देश्य मेनली है, पहला है और दूसरा। पहला क्या है? इस्लाम प्रचार, और जो दूसरा है वो है धन की प्राप्ति। देखो भारत में कोई भी विदेशी शक्ति आएगी, चाहे उसमें डच हो, चाहे उसमें अंग्रेज हो, चाहे पुर्तगाली, डैनिश, या फिर आपके अरबी, तुर्की, अफगानी, यूनानी, जो भी विदेशों से भारत पर अटैक कर रहा है उनका ये दो उद्देश्य रहेंगे ही रहेंगे। पहला क्या है?
धर्म का प्रचार। अगर अंग्रेजों ने भी भारत पर अटैक किया है तो उनका पहला उद्देश्य ईसाई धर्म की स्थापना भारत में करना रहता था। इसी प्रकार मुस्लिम भारत आए तो उनका उद्देश्य इस्लाम का प्रचार। अब अंग्रेज भारत आए, उनका भी उद्देश्य धन की प्राप्ति, भारत का आर्थिक दोहन। इसी प्रकार मुस्लिम भारत में आए, उनका भी क्या उद्देश्य था? धन की प्राप्ति। क्वेश्चन आता है कि भैया अरब आक्रमण का भारत में उद्देश्य क्या नहीं था? तो भैया जो कासिम ने भारत पर जो अटैक किया है उसमें साम्राज्य विस्तार के लिए उसने भारत पर अटैक नहीं किया गया था, नहीं किया था। ठीक है, उसका उद्देश्य क्या था? इस्लाम प्रचार और धन की प्राप्ति। वो एक स्टेबल सत्ता स्थापित नहीं करना चाहता था। कहाँ पर? भारत में। ठीक है, तो साम्राज्यवाद को लेकर इसका कोई ध्यान नहीं था। इसके दो ही लक्ष्य थे, इस्लाम प्रचार और धन की प्राप्ति। और इस युद्ध का एक तात्कालिक जो कारण है, तात्कालीन कारण, वो है जहाज़ों की लूट। मैंने स्टोरी बता दी, खलीफा के उपहार को लूट लिया गया था। ये हो गया अरब आक्रमण का भारत पर उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ कि भैया कासिम कौन था, खलीफा और श्रीलंका का शासक और सिंध का शासक, कैसे सिचुएशन क्रिएट हुई। अलहज्जाज कौन था, अलहज्जाज ने कैसे कासिम को बोला कि भैया सिंध पर अटैक करो। कासिम ने 712 AD में सिंध पर अटैक किया, दाहिर और जयसिंह को पराजित किया। पराजित करने के बाद उसने सिंध में अपनी सत्ता स्थापित कराई और उसने कुछ चेंजेस करे। सबसे महत्वपूर्ण चेंजेस हमारे लिए जजिया कर रहेगा। ऊँट पालन, अरबी घोड़े भारत में एंटर हुए। भारतीय पुस्तकों का या भारतीय ग्रंथों का अरबी भाषा और फारसी भाषा में अनुवाद किया गया बड़े पैमाने पर। इसके अलावा एक दो पॉइंट और भी हैं, जैसे कि भारतीय खगोल शास्त्र, विज्ञान, गणित, ये बहुत सारी सब्जेक्ट्स थे जो भारत में प्रचलित थे उस टाइम पीरियड में। परंतु यूरोप इससे बिल्कुल भी वाकिफ नहीं था, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है आपको एक सिंपल वर्डों में कि भैया जो सेंट्रल एशिया है वो नंगा भूखा है। ठीक है, तो भारतीय ज्ञान विज्ञान को मध्य एशिया वाले लोगों ने, यानी कि मुस्लिम लोगों ने कहाँ पहुँचाया? यूरोप में पहुँचाया। क्योंकि मीडिएटर है ना, देखो ये हो गया भारत, ये हो गया सेंट्रल एशिया, इससे ऊपर पड़ता है यूरोप। मीडिएटर कौन है अभी? ये मुस्लिम लोग। तो भारतीय ज्ञान विज्ञान पहले तो भारत से गया है सेंट्रल एशिया, और सेंट्रल एशिया से कहाँ गया है? यूरोप। तो आपके अरबों ने ही भारतीय ज्ञान विज्ञान को यूरोप में पहुंचाना स्टार्ट किया था लगभग 712 के बाद। ठीक है, तो सारी भारतीय ज्ञान विज्ञान जो भी था भारत में, मीडिएटर का काम कौन कर रहे हैं यहाँ पर? सेंट्रल एशिया वाले सभी लोग या मुस्लिम लोग जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी आज की चीज़ें क्लियर हुई। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी। मैं आपको आपके चैनल पर जो भी एग्जामपुरम एजुकेशन हब का जो टेलीग्राम चैनल है, इसके मैं हैंड नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ पर जब भी लेक्चर अपलोड होगा आप लोग वहाँ से नोट्स डाउनलोड करके उसको अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हो, ताकि चीज़ें अच्छे से आपके पास रहें और आगे आने वाले टाइम में आप उसका अच्छे से यूज़ कर सकें, उसका रिवीजन कर सकें। ठीक है, बाकी चीज़ें यहाँ पे भी अच्छे से चल रही है। जो कोई अगर नोट्स बनाना भी चाह रहा है वो हमारे साथ भी नोट्स बना सकता है। और नोट्स बनाना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि चीज़ें क्या होता है, हर मानव की ये स्वाभाविकता होती है कि वो जब चीज़ें पढ़ता है तो उसको कुछ टाइम तक वो चीज़ें याद रहती है, परंतु कुछ टाइम के बाद उसके माइंड से सारी चीज़ें स्किप होने लगती हैं। तो ज़रूरी है कि आपके पास एक अच्छा मटेरियल रेडी हो जो आपके हाथों से लिखा गया हो, क्योंकि हाथों से लिखी हुई चीज़ को आप लिखते भी हैं और उस पर ध्यान भी करते हो, और इस तरह आप उसको लॉन्ग टाइम तक क्या कर सकते हो, याद भी रख सकते हो। और जब भी आप उस चीज़ को भूलते हो तो बार बार उसका रिवीजन करना भी आसान होता है, क्योंकि आपके पास सारी चीज़ें नोट्स के रूप में प्रोवाइड रहती है। ठीक है, तो चीज़ें आप फिर यहाँ पे समझते चलो आगे, बाकी फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।